फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज विथ अंकित के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम आपको भारत की जलवायु के बारे में बताएंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। तो फ्रेंड, मेरा यह पर्पज आपको लूसेंट की बुक को समझाने का है, जिससे आप आसानी से लूसेंट की बुक को रीड आउट कर सकें। प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं जलवायु किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो आप देख सकते हैं अगर कोई स्थान ऐसा है जहां पर बहुत लंबे समय से 30 या 32 वर्ष आप मान सकते हैं, अगर वहां का टेम्परेचर जिस प्रकार से है उसी को जलवायु कहा जाता है। ठीक है। और मौसम क्या है, प्रतिदिन जो मौसम में परिवर्तन होता रहता है इसे मौसम कहा जाता है। आप देख सकते हैं मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय पर, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं का वहाँ का मौसम कहते हैं। तो जैसे आप लोग कहते हैं आज का मौसम कैसा है, तो वो करंटली होता है। जलवायु क्या होती है, एक लंबे समय से किसी स्थान का क्या टेम्परेचर है, उसकी क्या कंडीशन है, उस हिसाब से उसे क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में आरंभ की गई। तो आप जानते हैं भारत में मौसम संबंधी जो जानकारियाँ प्रदान करनी थी उसकी जो सेवा है वो 1875 ईस्वी में शुरू की गई। इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। तो आप शुरुआत में देख सकते हैं कि मौसम संबंधी जितनी जानकारी थी वह शिमला से प्राप्त की जा रही थी। बाद में उसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसे पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं भारत जो मौसम संबंधी जितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो कहाँ से, जिसका मुख्यालय पुणे है, पुणे से किया जा रहा है। तो भारत में मौसम मानसून को जो है अध्ययन करते हैं। तो जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। तो भारतीय जलवायु है, इसको मानसून तो प्रभावित करता है और कुछ कारण है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं उत्तर हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती हैं। तो भारत में उत्तर में हिमालय पर स्थित है, जिसके कारण जो मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, जो आप समझ लीजिए चाइना से या रूस साइड जो ऊपरी क्षेत्र में जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो भारत तक नहीं पहुंच पाती हैं। दूसरा, दक्षिण भारत में हिंद महासागर, इसकी उपस्थित एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं ऊपर में जहां हिमालय स्थित है वहीं दक्षिण में जो है हिंद महासागर अवस्थित है, जिसके कारण भारत में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आगे देखते हैं। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। तो मौसमों में जो है अपनी दिशा परिवर्तन के कारण जो है धीरे धीरे भारत में 4 प्रकार की ऋतुओं का निर्धारण कर दिया गया है। जैसे शीत ऋतु जिसे कहते हैं 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, और ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, और वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक, और शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक को जो है ये शरद ऋतु कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं शीत ऋतु का टाइम और ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का टाइमिंग क्या है। आगे देखते हैं। ये तिथियां एक समान रेखा को तय करती हैं, मतलब इन तिथियों को एक निश्चितता दे दी गई है कि मानसून पवनों के आगमन और प्रत्यावर्तन में होने वाले विलंब इनके पर्याप्त रूप में प्रभावित होते हैं। तो मानसून है थोड़ा लेट या पहले आ जाता है। तो आगे देखते हैं। उत्तरी भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है, जो राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। तो आप जब भारत में ठंडी आती है या भारत में कहें शीत ऋतु आती है तो उत्तरी भारत में बारिश होती है, तो इसका असर जो है पश्चिमी विक्षोभ रहता है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये हवाएं जो है भारत इधर सऊदी अरब के पास स्थित भूमध्य सागर आदि क्षेत्रों से जो ठंडी हवा, लाल सागर से जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनके इफेक्ट के कारण जो है भारत के उत्तरी राज्यों में जो है इफेक्ट पड़ता है। उसी को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। जाड़ों के दिनों में जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा जो है लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो आप देख सकते हैं जब मानसून जनवरी में फरवरी में लौटने लगता है तो यह वर्षा जो है आप देख सकते हैं
जो है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर कराता है। यही इसी को कोरोमंडल तट कहा जाता है। आगे देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं। तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, आप जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, चाहे असम हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर तीव्र गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है। तो पूर्वी भारत में इन हवाओं को नार्वेस्टर, बंगाल में इसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में चेरी ब्लास्म और एवं काफ़ी वर्षा कहा जाता है। काफ़ी वर्षा कहने का मेन रीज़न है कि काफ़ी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जो काफ़ी की किसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है, आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत या केरल में इसे आम्ल वर्षा कहा जाता है। तो जो ग्रीष्म ऋतु में जो असम और पश्चिम बंगाल में जो राज्यों में जो तीव्र हवाएँ चलती हैं, जिसके कारण गरज के साथ वर्षा होती है, वो हवाएँ जो है हमारे फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे काफ़ी की फसल हो या आम की फसल हो। तो आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। तो अगर आप भारत नक्शे से बताने का प्रयास करें अगर, तो आप देख सकते हैं कि भारत के जो ये वाला क्षेत्र है, अर्थात पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर भारत का पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर क्या होती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहा जाता है। आगे देखते हैं, वर्षा ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवतरेखीय पश्चिमा पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणा पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। और भारत में अधिकांश वर्षा जो है 80% वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आप भारत के नक्शे में समझाने का प्रयास करते हैं, आप ये देख सकते हैं कि सपोज करिए भारत का नक्शा है, ठीक है। अगर आपको इसमें बताने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारत से कर्क रेखा गुजरती है, जब सूर्य जो है इस पे आकर लंबवत चमकता है, तो जो NITC क्षेत्र है यहीं पर उत्पन्न होता है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे यहाँ पर चलने वाली हवाएं, यहाँ से चलने वाली हवाएं, यहाँ का प्रेशर कम होने के कारण ये हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल देती हैं, जिससे ये हवाएं यहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो यही बात इसमें लिखी है। और अधिकतर भारत में बारिश होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। आगे देखते हैं, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है। पहला जो है अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा। तो आप जानते हैं कि मानसून जो है दक्षिण भारत, यहाँ पर आप हिंद महासागर है, यहाँ पर आप जानते हैं जो है कि इसे अरब सागर कहा जाता है, इसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो इधर से उठने वाला मानसून अलग इफेक्ट होगा और इधर से उठने वाले मानसून का अलग इफेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है और पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा कराता है। इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जब अरब सागर से मानसून उठता है इधर से, तो जाकर केरल सर्वप्रथम केरल के भागों में टकराता है और केरल में ये भारी बारिश कराता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ों पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण मानेसर मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जहां पर वर्षा 1141 सेंटीमीटर होती है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो मानसून, चूंकि भारत की कंडीशन यहाँ पर ऐसी है, तो आप देख सकते हैं जो मानसून बंगाल की खाड़ी से उठेगा वह सीधा मेघालय राज्य में जाकर जो है गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों से टकराता है और वहाँ पर भारी बारिश करता है। मानसून की अरब शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है दक्षिणी पश्चिमी। तो इसका कहने का मतलब है जो शाखा मानसून की जो शाखा अरब सागर से चलती है वह जो है बहुत ही शक्तिशाली होती है। दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए आर्द्रता 65% और अरब सागर से
और भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आती है। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता कुल 65% में जो है 65% अरब सागर से 35% बंगाल की खाड़ी से आती है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा आर्द्रता ला रही है। तो आप देख सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून ज़्यादा आर्द्रता ला रहा है। अरब सागरी मानसून की एक शाखा सिंध के डेल्टा क्षेत्रों से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय से टकराती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि और टकराती है वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इस मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, जो पर्वतमाला इसी के समांतर है। तो आप देख सकते हैं जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए, एक मिनट, सॉरी रॉन्ग हो गया। अगर आप भारत के आपको नक्शे के माध्यम से अगर समझाने का प्रयास करें तो जैसे यहाँ पर मानसून चलता है, जैसे यहाँ पर मानसून चला तो क्या करता है, मानसून सीधा चलना शुरू कर देता है। जब राजस्थान क्षेत्र में पहुँचता है तो वहाँ पर जो अरावली पर्वत की सिचुएशन है वो समांतर पड़ जाता है। किनके समांतर पड़ता है? इन हवाओं के, इन मानसून के समांतर पड़ जाता है, जिससे राजस्थान में बारिश नहीं होती है। और जैसे ही यह जो है हिमाचल प्रदेश पर पहुँचता है वहाँ पर जो है यह पहाड़ से टकराकर, हिमालय से टकराकर भारी बारिश कराता है। तो आप समझ गए होंगे क्या रीजन है कि राजस्थान में बारिश नहीं होती। मेन रीजन है कि वहाँ पर किसी पहाड़ी का ना होना। जो पहाड़ी पर्वतमाला अरावली स्थित है वह जो है किसके सापेक्ष स्थित है, वह जो है मानसून के समानांतर है। यही रीजन है कि राजस्थान में बारिश नहीं होती। आइए देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब पहुंचता है भारत में। तो आप देख सकते हैं जून से सितंबर तक इसका इफेक्ट बना रहता है, जो 73% वर्षा यही कराता है। परिवर्ती मानसून काल का जो अक्टूबर से दिसंबर जब मानसून लौटना शुरू कर देता है, इसमें जो है 13.5% बारिश कराता है, समझ लीजिए लगभग। और पूर्व मानसून काल मार्च से मई मानसून के पहले की जो आने से पहले जो बारिश होती है मार्च में, वो 10% होती है। और शीत ऋतु में या उत्तरी पश्चिमी मानसून जो है इसका इफेक्ट जनवरी फरवरी में रहता है, जिसमें वर्षा 2.6 होती है। तो आप देख सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। आगे देखते हैं तमिलनाडु पश्चिमी घाट के वृक्ष छाया क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। आप इसका कहने का मतलब ये है कि जब ये मानसून, एक मिनट आपको नक्शे के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये नक्शा थोड़ा रॉन्ग हो गया, एक मिनट। चलिए देख लीजिए। वैसे तो आपको बताएं, अगर जब ये मानसून ऐसे आता, चूंकि जो पश्चिमी घाट है इसकी पहाड़ियाँ थोड़ा उठी हुई हैं, जिससे यहाँ पर अग्रभाग में तो यह बारिश करा देता है। लेकिन जैसे ही इधर मानसून पहुँचता है तब तक यह जो है अपना क्या होता है, अपना पूरा पानी खो चुका होता है, जिससे वहाँ पर पानी नहीं होता है। उसी को वृक्ष छाया प्रदेश कहता है। आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि वृक्ष छाया क्षेत्र क्या होता है। तो आप ऐसे सपोज कर लीजिए, सपोज करिए ये आपका पश्चिमी घाट है और इधर आपका तमिलनाडु क्षेत्र है, ठीक है। तो जैसे ही मानसून यहाँ पर पहुँचेगा, इन पहाड़ियों से टकरा कर क्या यहाँ पर भारी बारिश करा देगा। लेकिन जैसे ही मानसून, आप जानते हैं, ऊपर जाने पर धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जाता है, जिससे वह पानी को जो है संघनन की प्रक्रिया होगी, जिससे जो है बारिश करा देगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर यहाँ नीचे आना शुरू होता है, तुरंत जो है यहाँ पर बारिश नहीं कराता, क्योंकि धीरे धीरे मानसून जो है नीचे की ओर पहुँचने लगता है। तो जैसे ही ढलान पर पहुँचता है यहाँ पर बारिश कराता नहीं। ऐसे क्षेत्र को वृक्ष छाया प्रदेश कहा जाता है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो आप देख सकते हैं जो शरद ऋतु में जो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। तमिलनाडु में शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है। इस काल में बंगाल खाड़ी एवं अरब सागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों, मुख्यतः आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिमी तटीय गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। तो भारत पर मेन रीजन अल नीनो का भी है। अल नीनो का इफेक्ट भारत की मानसून पर पड़ता है। आइए देखते हैं अल नीनो क्या है।
अल नीनो को समझने का प्रयास करते हैं। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है, या हर 5 या 10 वर्ष साल में बाद प्रकट होता है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम चरम अवस्थाएं आ जाती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण या समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती, जिससे भारत में सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरूवियन अथवा हम्बोल्ट धारा को प्रतिस्थापित हो जाती है। वह धारा पेरू के तट पर जल का तापमान 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं, आप देख सकते हैं अल नीनो का इफेक्ट क्या होता है। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृत होना, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाना, प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र की मछलियों की संख्या घट जाती है। और भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के कारण एल नीनो का उपयोग किया जाता है। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में गर्मी का महीना होता है। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी की ऋतु में जो है दक्षिण गोलार्ध में यह उत्पन्न होती है, जो भारत में जो है बारिश होने का या भारत में होने ना होने का या होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। ठीक है फ्रेंड, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।